तो प्रीवियसली हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे सेटअप कर रहे हैं और एडिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या सही है। अब हम सिंपली ये देखने वाले हैं कि पाइथन का स्ट्रक्चर जो हम कोड लिखते हैं वो कैसा होता है, क्या रूल रेगुलेशन ये फॉलो करता है, और इसका सिंटेक्स कैसा होता है, कमेंट कैसा होता है, कमेंट कैसे लिखते हैं, और एट द लास्ट वेरिएबल। तो पाइथन जो है बाकी लैंग्वेजेस से इसका सिंटेक्स जो है थोड़ा डिफरेंट है। वो हमने जब पिछली बार प्रिंट करके देखा था या हमने कंडीशन वगैरह चेक किया था तब भी हमें पता चल गया था कि इसमें बहुत सारे फालतू के जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर यूज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है इंटेंटेशन। इंटेंटेशन का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। यहाँ पर हमको सेमीकोलन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम सेमीकोलन दे सकते हैं जब एक ही लाइन में दो कोड लिखने हो तो। अदरवाइज ये नहीं देते हैं तो भी चलता है। तो अभी इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें सिंपली आउटपुट मिल जाएगा हेलो हाउ आर यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने केवल और केवल एक लाइन लिखी है। लेकिन पाइथन जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है इंटेंटेशन को। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिखते चलते हैं साथ साथ, जो एक बार देखना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि व्हाट इज इंटेंटेशन इन पाइथन। इसको एक बार चेक कर लेना। अभी बात क्या हो रही है कि ठीक है हमने यहाँ पर लिखा और हमको हेलो हाउ आर यू मिल गया, लेकिन अब इसी के जस्ट नीचे मैं एक लाइन और लिखता हूँ यही सेम टू सेम, और स्लाइटली डिफरेंट क्या कर देता हूँ, एक टैब दे देता हूँ। ठीक है, ये टैब देने के साथ में ही एडिटर ने खुद ने क्या किया, एरर दिखा दिया है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, दैट मीन्स कि इंटेंटेशन आ रहा है। और इसी लाइन ऑफ कोड को अगर अभी हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा सॉरी, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर हमको दे दिया। बाकी लैंग्वेजेस जो है जैसे पीएचपी, पीएचपी के अंदर इंडेंटेशन का मतलब नहीं होता है। कोड लिखो चाहे जितने स्पेस देकर लिखते जा रहे हो, या सी हुआ या कुछ इसी तरीके की और लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। बस आप कोड लिख रहे हो लाइन बाय लाइन, सिंटेक्स सही है तो वो एक्सेप्ट करता है। बट पाइथन ने जो स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव किया है उसी के बिहाफ पे इसने कहा है कि इंटेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर सेम लेवल का कोड है, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में हमारे साथ के जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनको सेम लेवल में ट्रीट कर सकते हैं। बट जो हमारे सीनियर हैं उनको हम सेम लेवल में ट्रीट नहीं कर सकते, उनको हमें सर या रिस्पेक्ट देकर बात करना पड़ेगा। वैसे अगर फैकल्टी की बात की जाए तो फैकल्टी को भी हमें सेम लेवल से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ पाइथन भी कहता है कि जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड होते हैं सेम लेवल के, उनको कभी भी आप स्पेस देकर नहीं लिख सकते हो। तो प्रिंट और प्रिंट ये दोनों सेम लेवल का कोड है, इसलिए ये क्या करेगा, जितने भी लाइन ऑफ प्रिंट हमको लिखने हैं उतने सेम लाइन सेम लेवल पे ही रहेंगे। सेम लेवल पे रहेंगे का मतलब ये है कि इसको हम यहाँ से भी स्पेस देके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, फिर से इंटेंटेशन का। क्यों? क्योंकि अभी हम एकदम बाहर हैं कोड के। अभी यानी कि हम किसी भी कंडीशन या लूप के या फंक्शन के अंदर नहीं है, ये एकदम बाहर है, इसलिए यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस कंडीशन को ले चलते हैं किसी कंडीशन के अंदर, मान लो कि हम लिखते हैं कि इफ 4 जो है ग्रेटर देन है 7 के, तो हम प्रिंट लिख रहे हैं, या हमने कॉपी कर रखा है उसी को हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर तो हम चेक करते हैं कि ठीक है ये क्या है, इफ की कंडीशन का बॉडी है ये। इसको अगर हम डबल लेवल पे दे दे रहे हैं तो क्या होगा, ट्रिपल लेवल पे दे दे रहे हैं तो क्या होगा। रन करके देखें। यहाँ पर हम इसका मैसेज थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं कि
दिस इज इफ प्रिंट। और अब हम इसको रन करते हैं। ऊपर हमें दो हेलो हाउ आर यू दिखा। ओके, कंडीशन हमने गलत लिख रखी है, इसलिए हमको आउटपुट नहीं दिखा। यस, इफ जो है अब क्या हुआ, नोटिस किया, दिस इज इफ प्रिंट। दिस इज इफ प्रिंट हमको मिल गया। डजेंट मैटर कि हमने बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पेस दे रखे थे, लेकिन यही सेम काम जब हम बाहर कर रहे थे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था, एरर मिल रहा था। तुरंत एरर दे रहा है कि इंटेंटेशन गलत है। क्यों? क्योंकि पाइथन कहता है कि अगर आप लाइन ऑफ कोड स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले बिना स्पेस दिए आपको लिखना है। अगर आप किसी बॉडी के अंदर हो, जैसे कि इस तरीके का सिंटेक्स हमेशा मिलेगा। इसका केस क्या है कि ये सही आदत है कि हम हमेशा सिंगल टैब लेकर चले। जब हम टैब यूज करते हैं तो एक बार में 4 स्पेस एक टैब लेता है। तो आदत यही बनानी चाहिए कि हम जैसे ही किसी भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर हम एक टैब का स्पेस दें, ना कि जैसे कि अब इस केस में हम यहाँ पर हैं, एक स्पेस देंगे तब भी ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी का केस क्या है, इससे पहले वाले केस में था कि हम सिंपली दो प्रिंट लिख रहे थे जिसका कि किसी भी बॉडी से लेना देना नहीं था। इसके नीचे हमने एक कंडीशन वाला केस लिखा है, ये कंडीशन है, और कंडीशन के अंदर ये लाइन जो है ये कंडीशन को डिनोट कर रहा है कि इफ है, और इफ के अंदर हमने ये कंडीशन दिया है, और कंडीशन के बाद में जो ये सेमी कॉलन यूज हुआ है, कॉलन जो यूज हुआ है, ये कॉलन यूज हुआ है इफ की बॉडी को ओपन करने के लिए। इफ की बॉडी अगर ओपन हो रही है तो इसके जस्ट नीचे वाला कोड जो है वो कम से कम एटलीस्ट एक स्पेस से स्टार्ट होना चाहिए। अगर एक स्पेस दे रहे हो तो ये एरर नहीं देगा। अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये क्या करेगा, इंटेंटेशन का एरर दे देगा, अनएक्सपेक्टेड एंड इंटेंटेड ब्लॉक। एक स्पेस देने पे भी ये काम करेगा, लेकिन सही तरीका जो है वो ये है कि हम एक टाइप का स्पेस दें। और ये जो बात की हमने बॉडी की, अब ये बॉडी जो है ये किसी की भी बॉडी होगी, पाइथन हमेशा फॉलो करेगा कॉलन को ही। चाहे यहाँ पर हम लूप चलाना चाहें, लूप के केस में मान लो कि हम एक रेंज दे देते हैं, आई इन रेंज। अभी के केस में हम केवल सिंटैक्स देख रहे हैं, लूप नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंटैक्स के केस में हमेशा हमारी बॉडी जो है वो हमेशा स्टार्ट हो रही है कॉलन से, चाहे हम कंडीशन की बॉडी स्टार्ट कर रहे हों चाहे लूप की बॉडी स्टार्ट कर रहे हों। प्रिंट किया, आई लिख दिया, ठीक है। कॉलन की जरूरत इसलिए है, चाहे हम कंडीशन लिख रहे हों, चाहे लूप लिख रहे हों, या चाहे फंक्शन लिख रहे हों। इसका सिंपल सा केस ये है कि मान लो कि मैं लिखता हूं कोड पीएचपी का, इसी के लिए पीएचपी कोड फॉर इफ कंडीशन। पीएचपी में क्या होता था, पीएचपी में हमें कर्ली ब्रेसेस मिलता है बॉडी के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर इफ का सिंटेक्स लिखना चाहूँ तो इफ का सिंटेक्स यहाँ पर क्या होगा, इफ कंडीशन एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, और ये हो जाता है बॉडी ऑफ इफ। इस केस में क्या हो रहा है, पीएचपी के केस में एक ब्रैकेट मिलता है, फंक्शन का ब्रैकेट मिलता है जिसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, और इसके बाद में जब इफ की बॉडी ओपन होती है तो हमको कर्ली ब्रेसेस मिलता है कि ठीक है ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो गया और ये जो है ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। इसके बीच में हम कुछ भी जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या है, वो सब कुछ इफ के कंडीशन की बॉडी का पार्ट है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, हमें ना यहाँ पर कोई फंक्शन का ब्रैकेट मिलता है और ना ही यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस मिलता है। इसकी जगह पे मिलता क्या है कि हमने यहाँ पर इफ कीवर्ड यूज किया कंडीशन के लिए, और इसके बाद में एक स्पेस दिया। किसकी जगह पे स्पेस दिया हमने, जो हम पीएचपी में यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे थे उसकी जगह पे यहाँ पर हम स्पेस दे रहे हैं। और स्पेस देने के बाद में कंडीशन लिख दे रहे हैं। ये पूरी लाइन क्या है, कंडीशन के लिए यूज हुई है। और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस ना ऊपर करके कॉलन दे रहे हैं, और कॉलन के बाद में इफ के अंदर जो कुछ भी हमें लिखना है वो एक टैब के बाद में या सिंगल स्पेस के बाद में लिखते चले जाना है। जैसे कि यही केस है, यहाँ पर हमने ये लिखा, इसके बाद में मान लो कि हम थोड़ा सा यहाँ पर एडिशन वगैरह कराते हैं छोटा सा।
ए एक वैल्यू दे दिया, उसमें हमने 7 दे दिया, हमने एक वैल्यू बी दे दी, उसमें हमने 10 दे दिया, और एट द लास्ट हमने एक क्या कहते हैं सम ऑफ ए सम वैल करके एक बनाया, और इसके अंदर हमने ए प्लस बी कर दिया। और ए प्लस बी करने के बाद में यहाँ पर हमने उसको सिंपली प्रिंट भी किया कि प्रिंट न्यू लाइन दे देते हैं, सिंगल कोट न्यू लाइन दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सम वैल। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सम वैल को लिख दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाने की बात क्या है, बात यह है कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसको हम सेम लाइन ऑफ कोड में लिखते चले जा रहे हैं। हर एक का स्पेस जो है इफ कंडीशन के अंदर सबका सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कम या ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं। जैसे ही कम ज़्यादा देंगे तुरंत प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि इस केस में हमने इसको एक स्पेस दिया और बाकी सबको सेम लाइन का स्पेस दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इफ की बॉडी तो स्टार्ट हो गई यहाँ पे कॉलन के साथ में, इसके अंदर जैसे ही हम आए ये लाइन तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब ये सारा का सारा कोड जो इसके नीचे है इसको पाइथन ऐसा एज्यूम कर रहा है कि ये इस ए की बॉडी का पार्ट है, जबकि ये ए की बॉडी का पार्ट है नहीं। इसलिए ये तुरंत क्या करेगा, तुरंत इस वाली लाइन में एरर दे दिया। बी पे एरर क्या दिया है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन कांट असाइन टू एरर एक्सप्रेशन। क्यों हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे जो थे ये एक फैमिली के मेंबर हैं, ना कि फैमिली के अंदर फैमिली है। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ ये फॉलो करता है वो फॉलो करता है इंटेंटेशन को, और फॉलो करने का तरीका यही है कि अभी भी मैं अगर इस इफ की बॉडी के अंदर हूँ, जितना भी कोड मुझे लिखना है मैं इसके अंदर ही लिखता जाऊंगा। अब बात ये आती है कि ठीक है ये काम तो चल रहा है सही है, लेकिन मुझे इफ के अंदर फिर से इफ लिखना हो तो क्या करूंगा। तो मान लो हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली देते हैं कि एंड ऑफ आउटर इफ, ठीक है। ये हमने इसलिए दे दिया है ताकि हमको ये पता चले कि अभी जो इफ चल रहा है उस इफ के अंदर ये लास्ट लाइन थी जिसका हमें आउटपुट मिल गया। तो हमने रन किया, ये तो रेंज चल रहा था, ठीक है। जो ये हमको 0 से लेकर 6 तक दी है वैल्यू, ये किसने दी, इस लूप ने दी। तो इस लूप को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट अभी हम पढ़ेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे कमेंट क्या कर रहा है। अभी के केस में इसको हमने रन किया, और रन करने के साथ में लास्ट लाइन हमें क्या मिल गया, एंड ऑफ आउटर इफ। अब इसी इफ की बॉडी के अंदर हम एक कंडीशन और चलाते हैं। तो क्या दे दिया, इनर इफ कंडीशन एक हमने दे दिया कमेंट, और फिर से यहाँ पर इफ देते हैं कि इफ, सबसे पहले इफ दिया था कि 4 अगर ग्रेटर देन है 1 से तो ये चलेगा, और इसके बाद में यहाँ पर हम दे देते हैं कि अगर एक रैंडम ही कि 2 अगर ग्रेटर देन है 1 से तो के केस में ये चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रिंट दिया और प्रिंट न्यू लाइन देकर हम दे देते हैं यस दिस इनर कंडीशन इज राइट, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इफ के अंदर थे, इफ के अंदर एक दूसरा इफ स्टार्ट किया, और इफ स्टार्ट करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बाहर वाला इफ फॉलो कर रहा था कि जैसे ही बॉडी के अंदर आए इफ के तुरंत हमने एक टैब का स्पेस दे दिया, या एक सिंगल स्पेस दे दें या एक टैब का। जैसे इस केस में हम यहाँ पर हैं, तो अभी के केस में क्या होगा, ये तुरंत एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि इफ की बॉडी के अंदर है और दोनों का लाइन सेम टू सेम है। एक स्पेस हमने दे दिया इसको, इसकी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो दें एक टैब का स्पेस दें, ये सबसे अच्छा होता है। और टैब का जो इस्तेमाल है वो होता भी इसीलिए है। जनरली हम लेटर लिखते समय भी जब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे पहले लेटर वगैरह लिखवाया जाता था स्कूल वगैरह में, तो लेटर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर थोड़ा सा स्पेस देकर देते हैं। वैसे ही जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में लेटर लिखते हैं तो हम पहले एक टैब देते हैं। वही सेम टैब का यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये जो सिनेरियो बना, ये जो साइकिल बनी है, ये साइकिल ऐसे ही चलती चली जाएगी। मान लो कि इस इफ के अंदर हमको लूप देना था, तो यही वाला लूप उठा लेते हैं, इसका कमेंट हटा दिया और इसको मैंने यहाँ से कट किया। मान लो कि ये कंडीशन सही हुई और ये कंडीशन चल गई, और इसके ठीक बाद में यहाँ पर हम दे देते हैं लूप इन इनर कंडीशन।
ये क्या है, चेन चलती चली जा रही है कि ठीक है एक बॉडी के अंदर आए, उस बॉडी के अंदर बॉडी थी, कि एक इफ की बॉडी जो थी बाहर थी, और उसके बाद में थोड़ा सा फॉन्ट में इसका बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर एक इफ की बॉडी थी, उसके अंदर आए, उसके अंदर एक दूसरी इफ की बॉडी हमने स्टार्ट की, फिर सेम पैटर्न हमने फॉलो किया कि वही सेम स्पेस दिया हमने बॉडी के अंदर और लिखना चालू किए। फिर इस इफ कंडीशन के अंदर हमने एक लूप चलाया। लूप के लिए भी क्या किया, सेम लाइन से लूप स्टार्ट हुआ, लेकिन लूप की बॉडी के अंदर फिर से हमने वही स्पेस दे दिया जो हम बाहर देते आ रहे थे। अब इसको अगर हम रन करते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं एक छोटा सा कमेंट, कमेंट नहीं, एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, अब बार बार ये लूप लिख कर देगा जब जीरो से स्टार्ट होगा। तो एक बार इस कोड को हम रन करें, तब क्या होगा, ऊपर की कंडीशन भी सही है कि हाँ भाई 4 जो है वो 1 से बड़ा है, कंडीशन सही है, ये अंदर आया। अंदर आया तो इसने देखा कि हाँ जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये सब कुछ प्रिंट किया और फिर लूप प्रिंट किया। तो एक बार अगर हम देखें तो हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वही जो ऊपर वाली 2 लाइन थी, ये 2 लाइन हमको मिल गई कि हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। इसके जस्ट नीचे आए, हमने कंडीशन में एक सम कराया था ए और बी का, उसका आउटपुट हमें मिल गया। ठीक है, 17 मिला, और इसके बाद में ठीक इंड ऑफ आउटर इफ, ये मिल गया, और इसके ठीक नीचे हमने फिर से एक कंडीशन चलाई, और कंडीशन के जस्ट अंदर हमने क्या लिख दिया है, यस दिस इनर कंडीशन इज राइट। ये भी हमें यहाँ पर एज आउटपुट मिल गया टर्मिनल में। और इसके बाद में जो लूप हमने चलाया वो 0 से लेकर 6 तक चला, उस लूप का भी आउटपुट हमें यहाँ पर मिल गया टर्मिनल में। तो ये है इंटेंटेशन, ये इंटेंटेशन हमेशा ऐसे ही चलेगा। बाकी लैंग्वेजेस में कर्ली ब्रेसेस ही मिलता है हमेशा जब भी हमें किसी की भी बॉडी ओपन करनी होती है। यही सेम केस जो है कर्ली ब्रेसेस वाला सी में भी हुआ है यूज, सी प्लस प्लस में भी यही चीज यूज हुई है, पीएचपी में भी यही यूज हुई है, और जावा और इसके साथ में ASP.NET में भी यही चीज यूज होती चली आई है कि हमेशा स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस यही यूज हुआ है कि जब भी किसी भी कंडीशन लूप या फंक्शन किसी का भी हमें बॉडी स्टार्ट करना है तो कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। बट पाइथन स्लाइटली डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज करते थे वो यहाँ पर यूज नहीं होता है। बट यहाँ पर जो ये फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है इंटेंटेशन का। तो सिंटेक्स में जो है यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर हम छोटी छोटी चीजें अभी से ही देख लेते हैं, जैसे कि कंडीशन सिंटेक्स, कंडीशन के सिंटेक्स को अगर देखना है तो आ, हम मल्टी लाइन कमेंट में लिखते हैं, क्योंकि सिंटेक्स को अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो देगा हमें एरर। तो इफ कंडीशन कॉलन और इसके बाद में यहाँ पर बॉडी ऑफ इफ, ये सिंपली है इफ का सिंटेक्स। ऐसे ही अगर हम बात करें इफ एंड एल्स के सिंटेक्स की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका सिंटेक्स। एक बार अगर सिंटेक्स समझ में आ गया तो फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी है। सिंटेक्स ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इफ एल्स का अगर सिंटेक्स देखना है तो सिंपली इफ का तो ऐसे ही है कि हमने इफ स्टार्ट कीवर्ड यूज किया, कंडीशन लिखा, सेमीकोलन दिया, और इसके बाद में बॉडी ऑफ इफ। इसके ठीक बाद में एल्स, एल्स की यूज कर रहे हैं, अगर इफ की कंडीशन गड़बड़ होती है तो एल्स अपने आप चल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ इफ एल्स के लिए। ऐसे ही जब हम आगे पढ़ेंगे कंडीशन में कि मान लो कि एक से ज्यादा कंडीशन हमें देनी है, इस केस में क्या हो रहा है, इफ के केस में तो हम केवल एक कंडीशन दे पा रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा कंडीशन है। मान लो कि जैसे हम कहते हैं कि ए जो है अगर ग्रेटर देन है बी से तो क्या,
तो हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएं, लेकिन जब एल्स का केस क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट कि ठीक है ए ग्रेटर देन है तो इफ चलेगा, लेकिन जब ए ग्रेटर देन नहीं है तो एल्स चल रहा है। लेकिन मान लो कि ए ग्रेटर देन सी भी हमें चेक करना है, उस केस में क्या होगा, हमें डबल कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए यहां पर हमें क्या मिलता है, इफ एल्स। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखने की छूट मिल जाती है कि ये तो हमने इफ का कंडीशन लिखा, सिंपली बॉडी ऑफ इफ हो गया, यहाँ से बाहर निकले। सॉरी, बाकी लैंग्वेजेस में हमको ये पूरे नाम से मिलता है, एल्स इफ लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में इसको भी शॉर्ट फॉर्म किया गया है, एल इफ लिखा गया है। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम वही कंडीशन जैसे सेम टू सेम इफ में दे रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे भी दे रहे हैं, बस ये बॉडी किसकी हो गई, एल इफ की हो गई। और फिर इसको जितना एल इफ देना है उतना एल इफ देते रहो और एट द लास्ट दे दिया एल्स को, तो ये क्या हो गई, बॉडी ऑफ एल्स हो गई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लूप की, लूप में भी वाइल लूप की, या अभी के केस में हम देख लेते हैं केवल फॉर लूप को, बाकी जब हम आगे चलेंगे देखेंगे तो हम बाकियों को भी देखेंगे। तो फोर लूप के अगर सिंटेक्स की बात की जाए तो फोर है, इनिशियलाइज्ड वैल्यू, और इसके साथ में इन, और यहाँ पे वैल्यूज, और फिर ये बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी के अंदर बॉडी ऑफ फोर। ये तो हुआ सिंटेक्स हमारे फोर का। इसी तरीके से हमें जो मिलता है पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार करने के लिए कितने तरीके के सिंटेक्स मिलते हैं, अगर हम सभी तरीके के सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर ऑल सिंटेक्स, सिंटेक्स में हमें क्या क्या मिलेगा, सिंटेक्स में सबसे पहले चीज मिलेगी कंडीशन, कंडीशन का सिंटेक्स तैयार करना होगा। उसके ठीक बाद में हमें मिलता है लूप, लूप पढ़ना होगा। कंडीशन के अंदर इफ एल्स ही मिलने वाला है, लूप के अंदर दो लूप मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो वाइल लूप हो गया और दूसरा हो गया फॉर लूप, यही दो चीजें हमें मिलती हैं लूप में। इसके बाद में फंक्शन का सिंटेक्स हो गया, क्लास का सिंटेक्स हो गया, ये चार चीजें हमें तैयार करनी पड़ती हैं और यही चार चीजों पे सब कुछ चलना है। तो बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हीं को बस हमें याद करना होता है। तो ये तो हमने क्या बात की, अभी जो बात की हमने ये सब कुछ बात की सिंटेक्स की, ये सारा काम हुआ सिंटेक्स का। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कमेंट की। तो कमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि कमेंट जो होता है एक नोट होता है, जैसे हम नॉर्मल अगर अपना कोई नोट्स बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, वैसा ही सेम काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नोट करता है। क्योंकि अगर हम कोड कर रहे हैं और कोड करते करते मान लो कि 2-4 दिन हम कोड नहीं कर पाए, भूल गए, और किसी हम अच्छे खासे लॉजिकल प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जैसे हम नॉर्मली अगर पढ़ने बैठते हैं कोई कॉन्सेप्ट और 4 दिन अगर उसको नहीं पढ़ते हैं तो वापस आके किताब जब उठाते हैं तो पहले रिवाइज करना पड़ता है हमें, क्योंकि मेमोरी को रिकवर करना पड़ता है कि अच्छा हाँ ठीक है ये हम पढ़ रहे थे, रिदम बनाना पड़ता है। वैसा ही सेम केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि हम कोई कमेंट क्या कहते हैं, कोड लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं और कमेंट कहीं किए नहीं और अचानक से वापस आए 4 दिन बाद कोड देखने, तो हमें खुद ही नहीं समझ में आएगा कि फ्लो जा कैसे रहा था। तो इसीलिए हम कमेंट यहाँ पे लिखते हैं। इसको स्टार्टिंग में जो सीखने वाले लोग होते हैं बहुत हल्के में ले के चलते हैं, इस पे कतई ध्यान नहीं देते हैं, बस क्या करते हैं जो कोड दिख रहा है उसको लिखते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन यही चीज आगे चल के बहुत डिजास्टर कंडीशन क्रिएट करता है। तो कभी भी कुछ भी लिख रहे हो शुरुआत में कुछ दिन तकलीफ होती है, उबन लगती है कि हाँ ये क्या लिख रहे हैं फालतू में, पता तो है सब कुछ, लेकिन ये आदत जो है आगे चल के बहुत बेस्ट साबित होता है। और जितने भी अच्छे लेवल के प्रोग्रामर्स होते हैं वो कमेंट्स को जरूर फॉलो करते हैं। रीजन क्या होता है इसका कि इज्यूम करो कि पाइथन वगैरह सब कुछ आ गई है, कल को किसी कंपनी में जाते हो और अपना खुद का कोड लिखना चालू किए,
कोड लिख रहे हो, मालूम पड़ा कि उस प्रोजेक्ट पे अब तुम काम करना छोड़ दिया और कोई और उस प्रोजेक्ट पे लग गया काम करने पे। अगर तुमने कमेंट्स नहीं लिखे होंगे, वो बेचारा जो भी नया बंदा आएगा उसको वो कोड समझने समझने में बड़ा टाइम लग जाएगा। और अगर तुम भी उसी कंपनी में हो तो फिर सबसे पहले तो तुम्हारी क्लास लगाई जाएगी कि तुमने क्यों नहीं इसमें कमेंट्स लिखे, कि किस तरीके से पूरे फंक्शन का फ्लो चल रहा है। तो कमेंट में हमको बेसिकली दो तरीके के कमेंट मिलते हैं और ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है। सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम हैश करके देते हैं और इसको देने का अगर हम इस एडिटर की बात करें, क्या कहते हैं, सबलाइन एडिटर की बात, सॉरी, वीएस कोड एडिटर की बात करें, तो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इसको क्लिक करने पे ऑटोमेटिक कमेंट आ जाता है। ट्रिपल लाइन के लिए शॉर्टकट नहीं है और ये जो है हमारा है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट का बस यही फर्क है, जैसे हम ऊपर जितना भी कुछ मैं लिख रहा हूँ ये सब मल्टी लाइन में लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाकायदे मुझे इंटेंटेशन करके लिखना है। सिंगल लाइन कमेंट इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है केवल एक लाइन जहाँ पर खत्म होता है वहीं पे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा आ, एक कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को। यही जो हमने मल्टी लाइन कमेंट लगाया है यही एक्चुअल में एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी काम करता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग काम करता है का मतलब, अब जैसे हम कमेंट जो लिख रहे हैं मल्टी लाइन, इसका मतलब क्या है कि हम जैसा लिख रहे हैं वैसा ये दिखेगा। जैसे कि इस केस को अगर मैं लूँ, दिख रहा है इतना लंबा हमने यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है, ये मल्टी लाइन कमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली कि हम कोई भी अगर स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे नीचे आता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो हाउ आर यू वेयर आर यू, ठीक है। और इसके बाद में मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में जैसे ही मैंने देखा क्या हुआ, यहाँ पर मुझे सिंटैक्स एरर मिल गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि सिंपली मैं ज़बरदस्ती एंटर नहीं कर सकता हूँ, जो मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ वो बिना स्पेस के चलते चले जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैं डबल लाइन ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। अब अगर यही केस मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से न्यू लाइन में ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ से स्लैश एन ले लेके। लेकिन इस केस में भी क्या होगा कि मान लो मुझे इतना स्पेस दिया और इसके बाद में मैंने लिखा दिस इज सेकेंड लाइन, इसके बाद में फिर 3 लाइन का स्पेस दिया और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो थर्ड लाइन। अब इसको थोड़ा सा हम प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसने हमको आउटपुट क्या दिया। दिख रहा है जैसा हमने लिखा वैसा ही इसने दिया तो सही, लेकिन अब इसको समझने में भी हमें बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये क्या हमने किया, यहाँ पर इतना सारा स्पेस दे दिया, यहाँ पे ऐसे दिया ऐसे दिया। तो नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, अगर हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो वहां पे इस चीज को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब अगर हम चलते हैं इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ही, हम इस मल्टी लाइन कमेंट को हम स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। तो इसको करना क्या है, जस्ट स्ट्रिंग बनाने के लिए जाहिर सी बात है स्ट्रिंग को या तो हम पूरा का पूरा प्रिंट करा लें या इसको सिंपली हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट, एक चीज और, जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल लिखने के कुछ तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका तो यही है कि मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा सिंपली स्मॉल लेटर में लिखता चला गया। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे मल्टी लाइन के बाद में कमेंट अलग वर्ड है और वैल्यू अलग वर्ड है, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैं अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। इससे क्या फायदा हुआ कि सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा, अच्छा मल्टी लाइन कमेंट वैल, ये 3 अलग अलग वर्ड है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लिख रहा हूँ तो उसको कंफ्यूजन होगी। दूसरा तरीका होता है कैमल केस वाला, कि जो वर्ड नया स्टार्ट हो रहा है उसको हम कैपिटल से कर दें।
तो बेसिकली ये तीन तरीके यूज होते हैं कि या तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखते चले जाओ, बट वो कंफ्यूजिंग होता है, सही नहीं होता है। जो लिख रहा है उसको तो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं जान रहा है वो उसको एक वर्ड समझ के पढ़ने की कोशिश करेगा और कंफ्यूज रहेगा। तो ये क्या किया हमने, हमने इस पूरे के पूरे मल्टी लाइन कमेंट को एक स्ट्रिंग का पार्ट बना दिया, और अब ये क्या बन गया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया है। तो अब जस्ट इसके नीचे हम चलते हैं जहां पर ये कमेंट पूरा का पूरा खत्म हो रहा था, जिसको अभी हमने क्या किया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना दिया। यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहीं पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं सिंपली। और प्रिंट क्या कराना है, मल्टी लाइन कमेंट को। इसके नीचे हमने क्या कोड लिख रखा है, इसके नीचे सिंपली हमने बस यही एक लाइन का कोड लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि एक्चुअल में आया क्या रिजल्ट। स्क्रीन को बड़ा कर लिया, ध्यान दिया, यहाँ पर क्या हुआ, हमको पूरा का पूरा जो मल्टी लाइन कमेंट था वो एज अ स्ट्रिंग मिल गया। स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, पूरा का पूरा आउटपुट हमें मिल गया कि इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ ये। खास चीज यहाँ पे क्या हुई, जैसा हमने लिखा था एकदम डिट्टो वैसा का वैसा ही हमें यहाँ पर मिला है। और इसके लिए हमें करना कुछ नहीं पड़ा। जैसे हम नीचे वाले केस में क्या कर रहे थे कि नीचे वाले केस में हम जबरदस्ती न्यू लाइन ब्रेक कर रहे थे और यहाँ पर हम स्पेसेस दे रहे थे, तब जाके वो ले रहा था। लेकिन यही सेम काम जो हमने यहाँ पर किया था, बाकायदे ये हमारे रीडेबल फॉर्म में है, हम इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं और जब आउटपुट आ रहा है तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज क्यों कर रहे हैं। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज हम करते हैं आउटपुट को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। जब हम स्ट्रिंग पे पहुंचेंगे तो उसको हम देखेंगे। यहाँ ये केस क्यों आया सामने, क्योंकि हम देख रहे थे मल्टीलाइन कमेंट को, और मल्टीलाइन कमेंट ही मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी बन जाता है। बनता कब है, जब हम उसको एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या है, ये एक मल्टीलाइन कमेंट है। तो ये तो बात हुई हमारे कमेंट की कि दो तरीके के कमेंट हमें मिले, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। एट द लास्ट हम बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल का जो केस है ये क्या है, ये वेरिएबल जो है इसको पढ़ते समय तो बहुत आसानी से ये खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा है कि ठीक है हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में यही वेरिएबल जो है पूरी डेवलपमेंट का बेस है, क्योंकि डेवलपमेंट में विदाउट वैल्यू के कोई काम नहीं होता है। और वेरिएबल हमेशा जो है स्टोर किया जाता है, वेरिएबल जो है किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करता है। तो एक मल्टी लाइन कमेंट फिर से हम लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं वेरिएबल को कि वेरिएबल एक्चुअल में जो है ये दो तरीके के होते हैं। अगर पहले की बात करें तो वेरिएबल जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर करके देखा था, अगर यहाँ पर भी हम लिखना चाहें तो a इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 6। तो ये क्या है, a ने सिंपली एक वैल्यू को स्टोर करके रखा है 6 को, इससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है। कैसे करता है, यूजिंग, यूज किसका करता है यहाँ पे, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया या डिक्शनरी हो गया, ऐसे ही तो कर रहा है। इनके अलावा तो कोई तरीका हमें मिलता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ए को हमने 6 दिया है, वैसे ही बात आती है कि भाई हमको 1 2 3 4 5 6 10 अलग अलग वेरिएबल, हमको 10 अलग अलग वैल्यू एक ही वेरिएबल को देने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेते हैं ए बी, एक लिस्ट क्रिएट कर दिए और लिस्ट में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया। अब इसने क्या किया, एक ही नॉर्मल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दी। तो इसको हमने पहले भी समझ लिया था कि यहाँ पर जो लिस्ट और टपल मिल रहा है ये एक्चुअल में एरे का भाई है। एरे में
दो तरीके के एरे, एक इंडेक्स एरे और एक एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स एरे हमें इंडेक्स के फॉर्म में वैल्यूज देता है, वही काम यहाँ पर ये करने वाला है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो ठीक है, यूजर तो एक बार में बेचारा एक एक इनपुट ही देगा। एक बार में नेम एंटर कर ले, एक बार में ईमेल एंटर कर ले, एक बार में पासवर्ड एंटर कर ले, एक बार में तो वो 1000 इनपुट देगा नहीं। या फिर हम बात करें कि हम कोई अपलोडिंग का केस दिए हैं कि यूजर जो है वो डॉक्यूमेंट या कोई एक्सेल फाइल वगैरह अपलोड कर रहा है, तो उस केस में क्या कहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मल केस में अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात की जाए, लॉगिन फॉर्म की बात की जाए, तो वहाँ पर यूज़र एक एक करके वैल्यूज़ देता है। लेकिन वही यूज़र, मान लो कि हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं कि आप गए और आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, लॉगिन कर दिया और अब आप अपना फेसबुक यूज़ कर रहे हो। अब आपको ज़रूरत क्या पड़ती है कि आपको अपनी सारी डिटेल देखनी है कि आपने प्रोफाइल में जो कुछ लिखा था, आप फेसबुक में प्रोफाइल में गए और वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। इमेज दिख रही है, नाम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, एड्रेस, सब कुछ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि जब आपने रिक्वेस्ट की आपके प्रोफाइल डॉक्यूमेंट देखने के लिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने डेटाबेस से मल्टीपल वैल्यूज को उठाकर लेकर आया। ठीक है। अब डेटाबेस से उसने क्या किया, आपकी प्रोफाइल की जितनी भी डिटेल आपने दी थी वो सारी की सारी उठा के लेकर आया। दैट मीन्स कि वो एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को उठा के लेकर आ रहा है। और कहाँ से लेकर आ रहा है, डेटाबेस से लेकर आ रहा है। वो डेटाबेस से जो वैल्यूज को लेकर आया है, वो सिंपल सी बात है कि डिक्शनरी के फॉर्म में ही लेकर आएगा। डिक्शनरी के फॉर्म में लेने लाकर वो फिर उसको ब्रेक कर करके नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस अलग अलग फील्ड में दिखा देगा। तो सिंगल वेरिएबल हुआ, मल्टी वेरिएबल हुआ, दोनों का ही केस होता है। नॉर्मल केस में ज़्यादातर यूजर जो है वो सिंगल सिंगल वैल्यू देता है, जिसको कि हम सिंगल सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड के तरीके से। और जब वो सारी डिटेल दे देता है और वो वापस हमारे प्लेटफॉर्म पे घूम कर आता है, तो हम डेटाबेस से सारा का सारा डिटेल उठा के लेकर आते हैं और उसको दिखाते हैं। तो वहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के लाकर यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि सिंपली यही लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर 9 अलग अलग वैल्यूज पड़ी हुई है। 9 अलग अलग वैल्यूज पड़ी हुई है। मान लो कि इसको हम डेटाबेस से रिसीव करके लेकर आए हैं और डेटाबेस से रिसीव करके लाने के बाद में इसको हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं यूजर को कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू हमने कर दिया 0 और यहाँ पे सिंपली हम दे देते हैं यूजर नंबर और इस तरीके से कुछ बनाते हैं और यहाँ पे हम 2 3 4 5 लाइनें दे देते हैं और इन पे हम चेंजेस कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। और इसको अगर हम रन करेंगे तो ये करेगा क्या, जिस जिस इंडेक्स पोजीशन पे जो जो वैल्यू पड़ी है वो हमको ये लाकर दे देगा। ऐसे एज्यूम कर लो कि हम डिक्शनरी में काम कर रहे थे, तो डिक्शनरी के केस में हमने यहाँ पर की दी थी और जो भी उसका वैल्यू था वो लाकर उसने हमको दे दिया। तो ये पूरा का पूरा केस था हमारा वेरिएबल का। वेरिएबल को अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप को। डेटा टाइप में हम ये समझेंगे कि ये जो वेरिएबल होता है, जो वैल्यू ये स्टोर करता है, वेरिएबल को तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना। जैसे अभी के केस में हमने उसको इंटीजर दे दिया, फिर हमने स्ट्रिंग दिया, फिर हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग दे दिया, फिर हम डेसिमल नंबर भी दे दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बाइनरी नंबर दे दे रहे हैं। तो देने को तो यूजर के मन में वो कुछ भी आ रहा है और वो कुछ भी दे दे रहा है। तो इस केस में हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि जो ये वेरिएबल है इसके अंदर एक्चुअल में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू है क्या। ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई हम वैल्यूज जो भी यूज़र दे रहा है उसको उठा के ले जाना है, आगे चल के डेटाबेस में स्टोर कराना है। अब अगर हमको यही नहीं पता होगा कि वो जो वैल्यू दे रहा है वो एक वायरस है, सस्पिशियस कंटेंट है, वल्गर कंटेंट है, बेकार कंटेंट है, हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम उसको कुछ चेक कर ही नहीं पाएंगे। इसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डेटा टाइप का, जो कि हमें ये बताएगा
कि एक्चुअल में कितने तरीके की वैल्यूज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा जो फालतू में कोई दे रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कितने पॉसिबल तरीके होते हैं वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के, कौन कौन सी वैल्यूज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो पूरा हम पढ़ेंगे डेटा टाइप में। डेटा टाइप में पढ़ने के बाद में फिर हम जब आगे चलेंगे तो उन सारे डेटा टाइप्स को हम पहले अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप है, उनकी क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या कैसे कैसे वो स्टोर कर रहे हैं, उनका सिंटेक्स क्या है। डेटा टाइप के बहुत सारे सब मेथड्स हैं। जैसे अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट एक्चुअल में क्या है, एरे है, इंडेक्स एरे है। तो अगर इंडेक्स एरे पढ़े हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और मैं लिख रहा हूँ जो कि पढ़ने हैं। अगर हमने बात की है इस समय एरे की या लिस्ट की तो कुछ क्वेश्चंस ऊपर थे, कुछ क्वेश्चंस नीचे हो जा रहे हैं। टपल अलग है, लिस्ट अलग है। और नहीं 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 नहीं, जो हमने यूज किया हुआ है वो एक लिस्ट है। लिस्ट का ब्रैकेट बिग ब्रैकेट होता है और जो टपल का ब्रैकेट होता है वो स्मॉल ब्रैकेट होता है। जैसे ये रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं इसी वक्त। प्रिंट, जो भी वेरिएबल होता है हम उसके टाइप को चेक कर सकते हैं। तो हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट में क्या करते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं ए बी टाइप। और ए बी टाइप को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या मिलता है, एक टाइप मेथड मिलता है। और इस टाइप के अंदर हम जो भी वेरिएबल देंगे उस वेरिएबल का एक्चुअल में डेटा टाइप क्या है वो हमें बता देगा। बाकी लैंग्वेजेस में हम उसको डेटा टाइप बोलते हैं, बट यहाँ पर इन सभी को क्लास बोला जाता है। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें ला के दे देगा कि ये जो है वो एक क्या है, एक नॉर्मली लिस्ट है। नीचे हमने एरर दे रखा है, यहाँ पर जो है ये जो लाइन है इस साइड में राइट साइड में यहाँ पर ये रेड में हमको दिख रहा है। ठीक है, क्यों ये एरर आया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सिंटेक्स में गलती की थी मल्टी लाइन कमेंट की। तो कुछ कॉपी करके लाया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके साथ में फिर से हम इसको रन करते हैं और हमको ये चेक करना है कि क्लास क्या मिल गई, लिस्ट मिल गई। ठीक है, इसमें थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में, जो देखते हैं कि लिस्ट का सिंटेक्स क्या हो रहा है, टपल का क्या हो रहा है, कैसे करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, ये जब हम यूज करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया है तो ये क्या करेगा, हमको टपल दे देगा। टपल और लिस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। क्लास क्या मिल गया हमें, टपल मिल गया। वो जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। अभी के केस में जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं कि सॉरी, हम बात कर रहे थे लिस्ट और एरे की कि लिस्ट जो होता है, जैसे एरे की अगर हम बात करते हैं कि एरे में पुश एंड पॉप होता है, क्या होता है, एक तो ये समझना है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज किया जाता है, सर्चिंग और सॉर्टिंग। वैल्यू को सर्च करना और वैल्यू को सर्च करने के बाद में सॉर्ट करना, और वो सारा का सारा केस होता है एरे के थ्रू। एरे के थ्रू क्यों होता है, क्योंकि एरे हमें देता है इंडेक्स पोजीशन। इसके लिए पढ़ा होगा फर्स्ट इन लीफो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन लास्ट आउट। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अगर अभी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि थोड़ा इसके बारे में सर्च करो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। सर्च करके समझो कि ये है क्या। एरे में सर्च एंड सॉर्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं ये चाहता हूँ कि थ्योरी पढ़ो
थ्योरी पढ़ के थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही। पढ़े रहोगे तो जब हम लिस्ट पे पहुंचेंगे, टपल पे पहुंचेंगे, तो वहां पर यही सारा काम होने वाला है। वहां पे बहुत सारी प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं इन्हीं सर्चिंग, सॉर्टिंग और अरेंजमेंट के लिए। तो ये अगर समझे रहेंगे तो उस केस में हमको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यही। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या है।